तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम समझने वाले हैं हाउ टू राइट एसे राइटिंग। यानी आप एसे राइटिंग लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कि आप किसके जरिए करते हैं आप एसे राइटिंग को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो ये चीज़ मैं सिर्फ स्कूल लेवल से बताऊँगा, क्योंकि जो आपके जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर और फिर इंग्लिश के एग्ज़ाम की बात करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती, कि ऐसे राइटिंग लिखने के लिए तो आता नहीं है। इसी में कोई सिर्फ चीज़ें क्लासेस लेवल पर दिखती हैं, जो क्लासेस लेवल्स पर आते हैं 8, 9, 10 या मॉड्यूल 11th या ठीक है। तो ये सारी क्लासेस जो होती हैं, इससे आपको ऐसे राइटिंग आती दिखती है। इनके सबके अलग अलग नाम है। इसे हम इसे कभी कभी हम इसे पैसेज बोलते हैं, या फिर इसे हम पैराग्राफ बोलते हैं, तो कभी इसे हम ऐसे राइटिंग में बोल देते हैं, ठीक है। और आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हो। मैंने 6th 7th इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ज़्यादा छोटी क्लासेस जो रहेंगी, तो इसलिए हम 8 से देखते हैं कि आप अपने लेवल्स पर किस तरह से करते हैं ऐसे राइटिंग को अच्छे तरीके से लिख सकते हो। जब आप 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, मैं सभी के लिए बताऊंगा। तो आज की वीडियो को अच्छे से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें समझना क्या है कि हम किसी ऐसे राइटिंग को किस तरह से भी कम समय में वो अच्छे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा हम पेपर में 3 घंटे ही होते हैं लिखा जाता है, तो मैं 3 घंटे में ज़्यादा से मैं 5-10 मिनट दे दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए। अगर आधा घंटा दे देंगे तो उससे हम सारा टाइम उसी में लगा देंगे। इसके आने में तुम्हें क्या आना चाहिए, सब कम टाइम में अच्छी तरीके से भी सब जो पैराग्राफ लिखे तो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए, उसे नंबर कट जाते हैं। और ये ज़्यादा मेरे को सेंटेंस में गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे से मीनिंगफुल होना चाहिए। क्योंकि तुम्हें ज़्यादा देखिए 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा 8, 9, 10 या 6 या 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब उसे हम 6 नंबर नहीं काट सकते, इसलिए इसे अच्छे तरीके से करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आपको ऐसे राइटिंग को अच्छे तरीके से लिखना सीखना है, तो उसके लिए आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए और वोकैब भी अच्छी खासी आपको सुननी चाहिए। नहीं कि कोई मुश्किल वोकैब की बात नहीं कर रहा मैं, आप छोटी मोटी वोकैबलरी सुनने की या आपके दिमाग में हो, जिससे आपको ऐसे राइटिंग लिखने के लिए आपको लिखने में कोई दिक्कत ना है, कोई रुकावट ना है, ठीक है। तो वोकैब का तो ये रोल होता है कि आप उसको कहते हैं जो पैराग्राफ को अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। दूसरी ये होता है कि अगर आपको वोकैब सॉरी अब टेंस होती है, तो टेंस पे क्या होता है, अगर आप टेंस को गलत लिखने से कोई नंबर कट जाते हैं, तो उसको सीखने के लिए कहते हैं आप उसको गहराई से मत समझो। अगर आप इसे कहते हैं बाहरी कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, यानी कि वो ये समझ जाओगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, और ये समझेंगे और ये समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सब का मतलब क्या होता है, ये कैसे आप राइट कर सकते हैं ना, लिखते किसी का स्ट्रक्चर के सब पढ़ना जरूरी होता है। यानी आप उसको अंदर से मत जानिए इतना, अगर आपको नहीं जान सकते तो आप सिर्फ बाहर से ही जान लें, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर उतना भी जान लेंगे तो एक भी ऐसे राइटिंग को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और वोकैब की भी ज़रूरत होती है इसमें। वोकैब में क्या करना पड़ता है, इसमें आपको बताया भी मैंने, वोकैब और टेंस की जो डाल रखी है, तो टेंस की प्लेलिस्ट मैंने आपको सारे टेंस अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ये आप किसी अदर टीचर से पढ़ सकते हो, जो को अच्छा लगता है उससे पढ़ सकते हो। अपने टेंस को अच्छे से पढ़ा सकते हो, पढ़ा रखा मैंने, तो मुझसे पढ़ सकते हो। अब वोकैब में जो वोकैब मैंने बताई थी कि तीन टाइप्स की वोकैब होती है। देखो, होता है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और ओपोनियम्स, ऐसा कुछ होता है, ओपोनियम्स होता है। तो इन सबका मतलब ही बताना जरूरी है ना। देखो, सिनोनियम्स मतलब क्या होता है, जब मैं किसी सेम मीनिंग की बात करता हूँ ना, या उसको मैं सिमिलर मीनिंग देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, मैं इसका सिमिलर मीनिंग भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, रिजिड। अब मैं जैसे बोलता हूँ स्ट्रगल का सिमिलर मीनिंग क्या बन सकता है, सिमिलर मीनिंग बन जाएगा इसका कॉन्फ्लिक्ट, हाँ कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। वैसे ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग का रिजिड बन सकता है। तो ऐसे हम सिमिलर मीनिंग भी याद कर सकते हो, या जो वर्ड पहले से दे रखे हो उसे भी लिख सकते हो। वैसे देखा जाए तो आप सिमिलर मीनिंग लिखोगे तो इससे तो इम्पैक्ट अच्छा आएगा आपके पैराग्राफ पर जो लिखा गया आपका, है ना। एक तो ओपोनियम्स क्या होता है, देखो जब मैं कोई 2 वर्ड्स लिखता हूँ, अगर उनके दोनों वर्ड्स क्या होते हैं एक ही साउंड इफेक्ट आता है। जैसे बोलता हूँ बीम और बीम, 8 और 8 जैसे मैं 8 और 8 को बोलता है, एक होता है एक ऐड, जब एक होता है एक कार्डिनल जैसे काम करता है। कार्डिनल समझो मैं नंबर्स की बात करता हूँ कोई मैं, है ना, तो बोले 1st, 2nd, 3rd, 4th, है ना। तो इस तरह के जो नंबर्स की बात करते हो जो इन वर्ड्स होते हैं,
और जो मैंने एट लिखा है, एट यानी कि एक्शन होता है, मेन वर्ड होती है। मैंने एट का यानी कि उसको भी जो ईट होती है उसकी सेकंड फॉर्म लिखी एट। तो देखा जाता है दोनों की साउंड इफेक्ट एक जैसी हैं, बट जो उनकी मीनिंग जो निकलते हैं अलग अलग निकलते हैं, सेपरेट होते हैं। देखो मैं इसे कुछ बता रखा था, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसको गहराई से। तो वोकैबुलरीज में ज़्यादा को अच्छे से आना चाहिए ना। अब जो वोकैबुलरी सीखने का करना पड़ता है, जैसे आप जिस लेवल से पढ़ते हो है ना, मतलब जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे 8 में पढ़ते हो या 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो या 11th पढ़ते हो, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? तो आप अपनी बुक से पढ़ें, यानी कि मान लो कि 2 बुकें दोनों को बुक पढ़ें है ना, या एक ही बुक है तो एक बुक से पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। या तो उसमें क्या जो मीनिंग को ढूंढोगे ना, तो फिर फिर मीनिंग्स को पढ़ते रहो रोज़। इससे कम या कुछ भी लिखने के लिए आपको काफ़ी अच्छे खासे वर्ड मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी से अलग बताऊँ तो कुछ अदर रूल्स भी आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो किस तरह से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो तो अच्छा बेहतर रहेगा, तो काफ़ी मदद करेगा किसी भी ऐसे राइटिंग को लिखने के लिए, यानी को मीनिंग्स वोकैब में ज़्यादा मदद करेगा, है ना। तो उसकी थी तो मेन जो ढांचा होता है जो को याद होना जरूरी है, टेंस और वोकैब्स। मैंने बताया टेंस के लिए टेंस गलत नहीं होना चाहिए, सबको कि करेक्ट वे में अच्छा होना चाहिए और उस मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। जो टेंस और जो वोकैब्स होती है इंटरडिपेंडेंट, है ना, दोनों चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, है ना। अब तो ये तो होता है जो को पता ज़रूरी है कि अगर इनके बिना आप कहते हैं तो किसी भी ऐसे राइटिंग को लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब जो इसको जो ऐसे राइटिंग में लिखने का हाउ टू राइट ऐसे राइटिंग कि ये मैं बता दूँ, इसको जो बेसिक नॉलेज थी मैंने बताई, टेंस वोकैब आनी चाहिए, इसके बिना आप लिख नहीं सकते। मान लो आपने इसको सीख लिया, इनकी फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, क्योंकि जो बेसिक स्टेप्स हमने क्लियर कर लिया, टेंस वोकैब से सीख लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आप ये पढ़ सकते हैं कि अब जो किसी भी ऐसे राइटिंग को लिखने के लिए दूसरा स्टेप यही होता है कि मान लो कोई स्टोरी है, कोई भी स्टोरी से मैं बोलता हूँ मुझे नेशनलिज्म पर आपको कोई ऐसे राइटिंग लिखना है ना, कोई पैराग्राफ में उसके बारे में लिखना है, उसके तो तीन मेन पार्ट्स होते हैं जो कोई याद होना जरूरी है। पहले क्या करना पड़ता है, जो भी आप लिखने शुरुआत करने से पहले या उससे पहले उसके बारे में बताएं, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म की शुरुआत किसने की थी, और या इसके जो नेशनलिज्म को पहली बार कहाँ देखा करता है ना। तो ये इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे देते हो। फिर जो मेन बॉडी आती है तो नहीं, जो उसका मेन पैराग्राफ होता है और फिर इसका ऐसे राइटिंग का जो होता है उसमें आपको सीधे में कोई इंसिडेंट्स होते हैं या उसको नेशनलिज्म से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हो। जो लास्ट में जो बनता है कैलकुलेशन, है ना, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो लास्ट में उसका एक आंसर आता है। तो वैसे ही आपको करना है, जो भी लिखो तो उसमें लास्ट में एक कैलकुलेशन लिख दो कि इससे हाँ बता कि नेशनलिज्म बड़ा अच्छा है, नेशनलिज्म में बड़े फ़ायदे हैं, है ना। ये सब तो मैं पढ़ भी रखा हूँ, हिस्ट्री में पढ़ रहा होगा। तो ये होता है, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट तो ये होता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। दूसरे पार्ट में आपके उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, कोई घटना लिख सकते हो, है ना, उससे रिलेटेड कोई भी घटना लिख दो, और या ये भी लिख सकते हो। लेकिन ये उसमें क्या उसके लास्ट में उसका कैलकुलेशन लिख सकते हो, है ना। लेकिन टॉपिक कैसा लिखना है, इसको इंट्रोडक्शन नहीं बने, है ना। अब इसमें डार्ट डॉग पे कहानी लिखी है तो उसमें क्या करना पड़ता है, आप उसमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो पड़नी पड़ती हुई, क्योंकि जब आप बोलते आपको डार्ट डॉग पे ऐसे राइटिंग लिखना है, मैं बोलूँ तो 8 में जो 8th क्लास में पढ़ते हो, ज़्यादा मुश्किल तो आना नहीं है। तो मैं एक डार्ट डॉग मतलब दे दिया 8th क्लास के बाद तो डार्ट डॉग पे दे दिया, तो डार्ट डॉग पे दे दिया तो मान लो क्या उसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसमें क्या था, कोई एपिसोड कोई भी घटना लिख सकते हो, है ना। लेकिन वो घटना तो आप कोई अज्यूम करके भी लिख सकते हो, उससे वही कोई उसकी रियल घटना थोड़ी कोई ऐसा सा हुआ था, ये थोड़ी लिख सकते कुत्ते वो निर्माण कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था, तो भाई जैसे थोड़ी होती नहीं है, ठीक है। आप उससे रिलेटेड कुछ भी घटना लिख सकते हो, ठीक है ना। हम लोग स्टोरीज भी ऐसे होनी चाहिए ना कि जो उसको कोई इंट्रोडक्शन बनेगी, जिसमें बोला नेशनलिज्म होता है। अब नेशनलिज्म आप कुछ भी लिख सकते हो कि उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो आराम से ना, कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जो उसके जो शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, ये नेशनलिज्म वर्ड कैसे बना है ये बता सकते हो। इससे रिलेटेड कोई मेन घटना लिख सकते हो, लास्ट में कैलकुलेशन लिख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको ज़्यादा बताएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10 मिनट हो भी चुके, ठीक है। तो मैंने आप समझ चुके हो ना कि
पहले को मेन स्टेप क्लियर करना पड़ता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आपको सीखना पड़ता है कि टेंस का मतलब और वोकैब का मतलब पढ़ना जरूरी है। इनका हमको अगर आप उसको सीख लेते तो स्टेप 2 को करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और ये बता दूँ लास्ट में कि पूरा ख़त्म होने से पहले कि अभी कोई प्रैक्टिस भी करते हैं, हर रोज़ लिखोगे तो क्या होना, अब उससे कम टाइम में भी लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हर रोज़ प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जब आपको स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खासी होगी, उस पर ज़्यादा समय भी नहीं, तो आधे घंटे दे दोगे फिर तो सारा समय उसी में चला जाएगा। तो उससे कम समय में अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए उसके लिए आपको सिर्फ एक ही से बड़ी काम आती है, वो होती प्रैक्टिस। यानी कोई भी आप मर्जी से कोई टॉपिक ले लो और जो मैंने स्टेप्स बताए उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो ना। पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर इसका जो मेन बॉडी वो लिखना होता है, जिसके इससे रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट लिखना होता है, फिर लास्ट में टेलीविज़न देना पड़ता है ना। और जैसे आपको जो वर्ड लिमिट जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में जो वर्ड लिमिट होती है, जैसे वर्ड मैं बोलूँ 100 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में, 100 से लेकर 150 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे भी ऐसे राइटिंग में। तो उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तब भी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ज़्यादा ना बल्कि ज़्यादा कोई 3-4 पेज नहीं लिखने ना, एक पेज भी लिख दोगे और आधा पेज लिख दो तब भी आपको 150 शब्द आराम से आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं अच्छे से ये टेंस भी अच्छे से आना चाहिए, वोकैब भी अच्छे से होनी चाहिए। तो ये बता दिया कि आपको कैसे किस तरह से आप पता है ऐसे राइटिंग को लिखते कैसे है ना। आपसे हर रोज़ प्रैक्टिस करें जिससे आपसे कम टाइम में, यानी कि ऐसे वो आपसे टाइमर लगा के करो जैसे ना, जैसे मालूम नहीं पहले आपसे ज़्यादा टाइमर लगाओ, मतलब पहले आधे घंटे का लगाओ, फिर अगले दिन थोड़ा सा और कम लगाओ। तो बोले देखो पहली बार में सब कुछ सही तो नहीं होगा ना, तो पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर ना दूसरे टाइम में क्या होगा और कम टाइम, फिर और कम टाइम है ना, फिर 5-10 मिनट में आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी इससे। तो आप इस तरह से करते हैं ऐसे राइटिंग को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो गाइस। ये इसके सारे तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो अच्छे से याद होने चाहिए और अच्छे से पढ़े होने चाहिए। तो आज गाइस आज की वीडियो में यही एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी है ना, कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे बताएं, तो आप वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, और कुछ मैंने गलती कर दी है मैंने कुछ बोलने में तो उसमें कमेंट करें। ठीक है, मैंने कुछ गलत बताया तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें।